हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। इससे पहले साइंस के 14 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इससे प्रीवियस ईयर वाले बैचेस की जितने भी पीडीएफ है, जैसे कि 42 पीडीएफ है और उन सभी पीडीएफ में 10-10 क्वेश्चन है, तो आपके 420 क्वेश्चन जो हो जाते हैं ये भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग जाइए इन सभी वीडियोज़ को जाकर देखिए। आपको बता दें कि इन सभी वीडियोज़ के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के सभी पीडीएफ के रिगार्डिंग, आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ की रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो आप सभी लोग इस बैचेस में ज़रूर जुड़िए, ताकि क्या हो, आपको इन सभी पीडीएफ्स मिल सके, ताकि आप एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम आप सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाए। ठीक है, और लास्ट टाइम आपको, क्योंकि सभी जब आपके एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम होते हैं तो आपको सभी वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आपको उस समय यही पीडीएफ को अगर रिवाइज करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प हुआ। क्यों हेल्प हुआ? क्योंकि आप इन सभी चीज़ों को आप पहले से पढ़ के रखे हैं, और जो पढ़ के आप रखे हैं, जो पहले से आप पढ़ के गए हुए हैं, अगर उन सभी पढ़े हुए चीज़ों को अगर रिवाइज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है किसी नए चीज़ को पढ़ने से। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करता है। कैसे लेना है इस वीडियो को, कैसे क्या करना है, आप जाइएगा बैचेस पे, चैनल पे खोलिएगा। जिस चैनल पे अभी आप वीडियोस देख रहे हैं उस चैनल को खोलिएगा। स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पे क्लिक करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बैचेस जो है, यानी ये जो 89 वाले बैचेस है, ये आपके तब तक चलेंगे जब तक आपका 02-2022 बैचेस इंड नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी आपके ये इंड तक बैचेस ये चलेंगे। ठीक है, तो आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जितने भी वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे तब तक आपको सारे वीडियोज़ के पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन। ठीक है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होने की उम्मीद है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो, उसका रिजल्ट जो होता है वो इनमें से किस कारण से हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है आपके इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी, ठीक है, और कहा जा रहा है चेंज इन क्रॉप पैटर्न और चेंज इन कोस्ट लाइन। यानी कहना मतलब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम जो होता है वो इन सभी चीज़ों में देखा जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग से ये सभी चीज़ें हमें महसूस होती है। जैसे क्या क्या हो सकती है, तो सी लेवल में इंक्रीमेंट देखा जाता है। अब देखिए, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, गर्मी बढ़ता है। जब गर्मी बढ़ता है तो ग्लेशियर का आइस पिघलता है, तो आइस पिघलता है तो पानी का लेवल बढ़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग से यह भी इफेक्ट देखा जाता है। उसी प्रकार चेंज इन क्रॉप पैटर्न, यानी फसल के पैटर्न में परिवर्तन देखा जाता है। फसल के जो उपजाने का समय में बदलाव देखा जाता है। ठीक है, फिर क्या देखा जाता है, चेंज इन कोस्ट लाइन, तट रेखा में परिवर्तन भी देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है आपके ऑल ऑफ दीज। क्या होते हैं? ऑल ऑफ दीज हो जाते हैं। यानी इन ग्लोबल वार्मिंग से इन सभी चीज़ों के में आपके डिफरेंसेस देखे जाते हैं, यानी इन सभी चीज़ों को महसूस किया जाता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, तो ये क्या थे इसका आंसर? इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, हो सकता है हमें भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बने तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन दे दे, कोई एक दे दे कि ग्लोबल वार्मिंग में से इनमें से किन को महसूस किया जाता है, फिर इनमें से किसको दिखाया जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनमें से कोई कौन सा है जो वो कॉज होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी दे सकता है, तो कोई एक ऑप्शन दे देगा, चार कोई ऑप्शन गलत दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट जितने भी वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं उन सभी को अच्छे से बनाते चलिए, और प्रीवियस जितने बैचेज हैं उन सभी वीडियोस को भी देखते चलिए, और पीडीएफ बैचेज जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको क्या हो, उन सभी के पीडीएफ मिल सके, ताकि उसको आप पढ़ सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, और आपको बताते साथ ही साथ कि आप सभी लोग अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन नहीं किए। देखिए, आपको हम अपने जो 89 बैचेज है उसमें तो प्रैक्टिस सेट्स देंगे ही देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट्स आपका ऑफलाइन होगा, और ये आपके सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट होगा। यानी मैथमेटिक्स पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से होगा। लेकिन हम आपको बता कि आप सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स भी ज्वाइन करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, और वो आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का उसमें मौका मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को बाई कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और डाउनलोड करने के बाद आपको टेस्ट सेक्शन में जाकर नीचे इस प्रकार से इंटरफेस जब खुलेगा तो टेस्ट सेक्शन इस नंबर से तीसरे नंबर में टेस्ट सेक्शन होगा। इस टेस्ट सेक्शन पर क्लिक करके आपको डिफेंस पैकेज का 1 पास लेना है। ठीक है, डिफेंस पैकेज का 1 पास लेते हैं तो जिसका 3 मंथ का वैलिडिटी होता है, और अगर यदि आप अभी जनवरी में लेते हैं तो आपके मार्च तक आपको अच्छे खासे समय मिल जाते हैं सारे प्रैक्टिस सेट्स को करने का। ठीक है, और करने का नहीं, सिर्फ उसको दोबारा रिवाइज भी करने का, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करते हैं तब तक उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और उस समय आपका जब इस 3 मंथ वैलिडिटी वाले प्रैक्टिस सेट्स को लीजिएगा आप, तो इसका प्राइस होगा कितना, इसका प्राइस होगा आपका 599। कितना इसका प्राइस होगा? 599। लेकिन यदि आप ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं, किसका कोड डालते हैं? ट्यूटर 50 का कोड डालते हैं। ट्यूटर 50 का कोड कैसे डालिएगा, तो जब आप इसको बाई करने लगेगा तो वहाँ पे आपको कोड डालने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा
TOR50, ठीक है। कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 लिखेगा और देन फिर जैसे ही आप ट्यूटर 50 लिखते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अब कितना 299 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। कितना 299 रुपीज़ में यह टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 पास वाला टेस्ट सीरीज होगा। यदि आपको सिर्फ कोस्ट गार्ड जीडी डीबी का लेना है तो वो आपको सिर्फ कितना लगेगा, वो आपको 300 प्राइस बताएगा और ट्यूटर 50 डालिएगा तो आपको वो सिर्फ 150 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे अनुसार आप उसको नहीं लीजिए। आप यदि 3 मंथ वाले 1 पास को लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कोस्ट गार्ड के ही क्वेश्चंस को नहीं, कोस्ट गार्ड के ही प्रैक्टिसेस को नहीं, बल्कि आपको साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के साथ नेवी, एयरफोर्स, एनडीए इन चारों एग्जामिनेशन के प्रैक्टिसेस को बनाना है ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए और साथ ही साथ आपके अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि सभी एग्जामिनेशन के सिलेबस सेम होते हैं लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। सो आपके सभी डिफरेंट के लेवल, सभी अलग लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इस कारण से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स को हम देखने के बाद आपके सॉल्यूशंस का जरूर जवाब देंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करके लेना है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज अ लीस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन सा लिक्विड है जिनका क्या है सबसे कम डेंसिटी होता है। तो इनमें से सबसे कम डेंसिटी पेट्रोल का होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है? पेट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लो टेम्परेचर। इनमें से किस प्रिंसिपल का, इनमें से कौन से प्रिंसिपल यानी किस सिद्धांत का प्रयोग करके निम्न, यानी कहने का मतलब लेस टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें से हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल का यूज करके, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या करते हैं, लो प्रेशर हम प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होगा? रुद्धोष्म विचुंबकीय सेशन। क्या है? एक सेकेंड, ये जो है ना डीमैग्नेटाइजेशन, इसी को लिखा गया है विचुंबकीय सेशन, ठीक है। तो इस आप समझ सकते हैं कि एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को याद रखना, कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं वो जानने की जरूरत नहीं है। सो इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो किस में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों रटने की जरूरत नहीं है? तो देखिएगा, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, मतलब उसको बनाना, प्रक्रिया करना, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसी को लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट, फोटो मतलब लाइट होता है और इलेक्ट्रिक सेल मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो एक लाइट एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सेल में कन्वर्ट करेगा। तो उसी को क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। 2 स्टोन्स को जिनके डिफरेंट मासेस है, 2 स्टोन्स है जिनके डिफरेंट मासेस है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, एक स्टोन यहाँ है, एक स्टोन यहाँ है। हालांकि ये दोनों स्टोन समझिए इस आदमी के पास है, कोई व्यक्ति के पास है। इन दोनों स्टोन्स को क्या कर रहे हैं, हम नीचे ड्रॉप कर रहे हैं। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए, मास m1 m2 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और कहा जा रहा है कि दोनों के डिफरेंट मासेस, यानी कहने का मतलब दोनों के अलग अलग मासेस होंगे। तो मान लेते हैं m1 क्या है, ग्रेटर देन m2 है, तभी तो दोनों के अलग अलग मासेस हो जाएंगे ना। तो m1 ग्रेटर देन m2 है। तो कहा जा रहा है कि वो उनको क्या कर रहे हैं, टॉप बिल्डिंग से हम नीचे गिरा रहे हैं। तो देन फिर ऑप्शंस हमें पढ़ना है। ऑप्शंस में दिया जा रहा है कि स्मॉलर स्टोन रीचेस द ग्राउंड अर्लियर। क्या छोटा वाला पत्थर यानी कम मास वाला पत्थर जल्दी गिरेगा, या फिर लार्जर मास वाला पत्थर जल्दी गिरेगा। फिर बोथ स्टोन रीचेस द ग्राउंड सेम टाइम, या फिर दोनों पत्थर एक ही साथ गिर जाएंगे, या फिर डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ स्टोन, यानी या फिर उनके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, स्टोन के कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो सिंपल लॉजिक जो लगता है, देखिएगा जब भी हम किसी स्टोन को जेंटली फेंकते हैं, यानी यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों स्टोन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। और अब देखिएगा यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर काइनेमेटिक्स तो हमको पढ़ना नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना है। क्लास 9th में आपको ऐसे कंसेप्ट को पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं याद होगा तो जाइए 9th का बुक खोलिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा कि दोनों स्टोन्स के मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी v है, जो कि सॉरी इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि इसको सिंपली ड्रॉप किया जा रहा है। और जब नीचे जाता है कोई भी बॉडी, तो आपको पता है कि उसका एक्सेलरेशन जो लगता है वो क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लगता है, यानी e इक्वल टू g के बराबर लगता है। और दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही होगा, ठीक है। इनका हाइट मानते हैं बिल्डिंग का h है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि उन दोनों को नीचे गिरने में, जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम नेक्स्ट पेज में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th का आंसर है।
हालांकि हम आपको एक लाइन में इसका आंसर बता के चल सकते थे, लेकिन ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, सो इसको अच्छे से समझिए। तो देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, या फिर आपने पढ़ा होगा AC इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यही आपने पढ़ा है, ठीक है। AC इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होता है आपका, तो यहाँ से आपका हो जाता है सिंपल। कैसे करें हम, तो देखिए u हमारा क्या है, जीरो है। जीरो कैसे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, तो ये जीरो हो जाता है, तो सॉरी ये जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जाता है AC इक्वल टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर। एस क्या है हमारा, यही डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहा है, तो एच ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जितना हाइट ऑफ बिल्डिंग है। तो यहाँ H इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, A की जगह पे G हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हाफ ऑफ A की जगह पे G हो गया, T की जगह पे क्या डाल देंगे हम, सिंपल T का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे T का वैल्यू क्या हो गया, 2H अपॉन G, T का वैल्यू क्या निकल गया, 2H अपॉन G। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या है हमारा, रूट अंडर 2H अपॉन G है, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या है आपका, रूट अंडर G है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो समय है हमारा वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम जो है हमारा, टाइम जो है वो हमारा किस पे डिपेंडेंट है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर H है, यानी हाइट पे डिपेंडेंट है। और टाइम इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन, अच्छा रूट अंडर G। अब देखिए रूट अंडर G तो खुद है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इस पर डिपेंडेंसी का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंट है, यानी जितना हाइट से हम उनको फेंकेंगे वो डिसाइड करेगा कि किसका हाइट ज़्यादा से फेंकना है, किसका हाइट कम से फेंकना है। यदि हम किसी को ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे तो उसको ज़्यादा समय लगेगा नीचे आने में, और यदि हम किसी को कम हाइट से फेंकेंगे तो उसको कम समय लगेगा नीचे आने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हाइट सेम है दोनों के लिए, तो मास क्या है, सिर्फ डिफरेंट हो। तो मास डिफरेंट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हमारा हाइट सेम है, यानी H1 इक्वल टू हमारा यदि H2 है जो कि किसके बराबर है, H के है, तो क्या है हमारा, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि T1 बराबर T2 होगा, यानी दोनों स्टोन को गिरने के लिए समय सेम लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो समय है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि जब नीचे गिराते हैं तो उस समय हमारा समय जो होता है मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हमारा, मास पे डिपेंड नहीं होने के कारण दोनों को जो गिरने में समय लगेगा वो क्या लगेगा, सेम समय लगेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दोनों पत्थर को सेम समय पे जमीन पे पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नंबर क्वेश्चन से हमारा 6 लिखा जा रहा है कि द ओजोन होल दैट हैज बीन डिटेक्टेड लाई इन द एटमॉस्फेरिक एबव, ठीक है। जो ओजोन होल था वो आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर जो डिटेक्ट किया गया था, तो वो कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, तो वो आपके अंटार्कटिका में डिटेक्ट किया गया था। कहाँ पे, अंटार्कटिका में डिटेक्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन, लिखा जा रहा है कि द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फैन के स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सा होता है, तो वो डिवाइस होता है हमारा रेगुलेटर, ठीक है। क्या होता है, रेगुलेटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी नियामक यानी रेगुलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि फॉग इज एग्जांपल ऑफ, फॉग जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो फॉग जो होता है ये एक प्रकार का लिक्विड डिस्पर्सन होता है गैस में, यानी गैस में छितराया हुआ द्रव, गैस में छितराया हुआ द्रव होता है। यानी फॉग जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड का डिस्पर्सन होता है गैस में, यानी गैस में छितराया हुआ पानी होता है, गैस में छितराया हुआ लिक्विड होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी लिक्विड डिस्पर्सन इन गैस, ठीक है। याद रखिएगा, गैस डिस्पर्सन इन लिक्विड नहीं, लिक्विड डिस्पर्सन इन गैस, क्योंकि गैस का मात्रा ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, तो लिक्विड डिस्पर्स होता है गैस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ इमेज विच इज, एक जो कनकेव लेंस होता है, यानी कहने मतलब अवतल लेंस जो होता है वो हमेशा किस प्रकार का इमेज फॉर्म करता है, तो एक कनकेव लेंस जो होता है याद रखिएगा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, यानी आभासी और सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब कुछ लोग उल्टा समझ लेते हैं, तो इरेक्ट मतलब सीधा होता है, वर्चुअल मतलब जो रियल ना हो, यानी अवास्तविक, यानी आभासी जिसे लिखा जा रहा है अवास्तविक, ठीक है। तो एक कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी के बारे में। क्या पढ़ा होगा आपने, इलास्टिसिटी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा हुआ कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेस इक्वल टू क्या मिलता है, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। ये जो कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये गामा हो जाता है और गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन मिलता है। तो यहाँ से गामा का वैल्यू क्या हो जाता है, गामा का वैल्यू होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। और यही जो गामा होता है इसे हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। इसी गामा को हम क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ, लिख देते हैं MODULUS, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी RIGIDITY। इसी गामा को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं और इसे हम यंग्स मॉडुलस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं और YOUN
GS मॉडुलस MODULUS ऑप्शन चेंज कर सकता है मान लीजिए क्वेश्चन में, तभी आपका आंसर सेम होगा। यानी मान लीजिए यंग्स मॉडुलस का रेशियो पूछ देता तभी हमारा आंसर यही होता। तो इसी गामा को यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, वही गामा हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, और कहे तो हमारा मॉडुलस यंग्स मॉडुलस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए किसका रेशियो होता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, यानी शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, यानी अपरूपण प्रतिबल से अपरूपण विकृति तक। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।